चलो मैं एक लाइन दो बार पढ़ूंगी, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया है कि हम इकाई नंबर 4 पढ़ रहे हैं, सुधार आंदोलन, चैप्टर नंबर 8 है हमारा। ये एक्सपेक्ट्रम की ये वाली बुक मैं लाइन बाय लाइन मैं पढ़ के बता रही हूँ। क्या लिखा है? 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नए नवीन बौद्धिक लहर चली। क्या, फिर से मैं पढ़ रही दूसरी बार। बोला जाए 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली, जिसके फलस्वरूप जागृति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। ठीक है। लिखा है, तर्कवाद तथा अन्वेषण की भावना ने यूरोपीय समाज की प्रकृति प्रदान की। ठीक है। लिखा है, भारत का एक नवीन पश्चात शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद व मानववाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ठीक है, फिर से दूसरी बार लाइन बोल रही हूँ। लिखा है, तर्कवाद तथा अन्वेषण की भावना ने यूरोपीय समाज को प्रगति प्रदान की। भारत के एक नवीन पश्चात शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अब आगे लिखा है, इन पश्चात शिक्षित भारतीयों ने इस नवविज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ किया। इन पश्चात शिक्षित भारतीयों ने इस नवविज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ किया। तर्कवाद व नवचेतना ने इस आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया आरंभ हुई। ये बोला जा रहा है, फिर से बोल रही हूँ। तर्कवाद व नवचेतना के इस आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, यानी तर्कवाद और नवचेतना ये जब आरंभ हुआ, इसमें परिवर्तन जब आरंभ हुआ तो क्या हुआ, उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। पुनर्जागरण की प्रक्रिया में पुरातन मान्यताओं एवं विश्वासों पर प्रहार किए गए तथा विभिन्न कुरीतियों व परित्याग कर नव ज्ञान एवं नव मान्यताएं को अपनाने पर बल दिया गया। जब ये पुनर्जागरण आ गया तो क्या हुआ, पुनर्जागरण की प्रक्रिया में पुरातन मान्यताओं एवं विश्वासों पर प्रहार किए गए तथा विभिन्न कुरीतियों को परित्याग कर नव ज्ञान एवं नई मान्यताओं को अपनाने पर बल दिया गया। ये मैंने बैकग्राउंड मान लो बता दिया गया है। बोला जा रहा है, सुधार की भावनाओं को बल देने का कारण। सुधार की भावनाओं को बल देने के कारक क्या क्या हमारे कारक रहे हैं। ठीक है। लिखा है, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक मंथन के इस युग जिसे विद्वजनों ने भारतीय पुनर्जागरण के काल कहा। मान लीजिए जब ये मेरा यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार हो रहा था, जो भी विद्वान जनों लोग हैं उन लोगों ने क्या कहा, ये भारतीय पुनर्जागरण का काल कहा। ने यानी जो बौद्धिक और सांस्कृतिक का मंथन का जो ये युग था, इसको भारतीय जागरण का काल कहा गया। ने तत्कालिक मौजूद सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं को परिवर्तित करने की प्रकृति को बढ़ावा दिया। सुधार की इच्छा कई कारकों से प्रवृत्त हुई। ऐसे कौन कौन से कारण हैं हमारे, ये बताया जा रहा है। देखो कौन कौन से हमारे कारण हैं। पहला है ब्रिटिश शासन का प्रभाव। हमारा ब्रिटिश शासन का क्या क्या प्रभाव रहा है, ये पहले देखो। लिखा है, भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन के प्रभाव ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अत्यंत संवेदनशील चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो हमारा उपनिवेशी शासन था, वो उसने क्या किया है, हमारा संवेदनशील कुछ ऐसे मान लो अंग्रेज लोग कुछ ऐसे एक्ट हुए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें इन लोगों ने भी की हैं। मान लो नींव डालने की कोशिश की है, फिर बाकी अपने जो भारतीय लोग थे उन लोगों ने प्रयास किया। लिखा, ब्रिटिश शासन आगे पढ़ें। ब्रिटिश शासन के तले भारतीय समाज और संस्कृति ने व्यापक परिवर्तन आया। ठीक है। लिखा, तथा वह अपनी परंपरा छवि से दूर हो सके। अंग्रेजों से पूर्व जितनी भी बाह्य आक्रमणकारी भारत आए, या तो वे भारतीय समाज एवं संस्कृति पर कोई दूरगामी प्रभाव नहीं डाल सके, या फिर यहीं की सभ्यता और संस्कृति में सहमति समाहित हो गए। ठीक है। फिर लिखा है, किंतु अंग्रेजों का भारत में आगमन ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में आधुनिक पश्चात संस्कृति की बयार बह रही थी।
ठीक है, एवं मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञान एवं वैज्ञानिक अन्वेषण अपनी महत्ता स्थापित करते जा रहे थे। ब्रिटिश का, ये यूरोप का बताया जा रहा है कि उस समय सिचुएशन क्या चल रही थी, ये यूरोप का बताया जा रहा है हमारा। अब देखो, ये तो बता दिया गया कि कारक क्या है, और भी कारक दिए गए हैं। एक तो मैंने बता दिया ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव रहा है हमारे भारत में, क्या क्या प्रभाव रहा है, ये लोग आए हैं तो इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, ये सब कुछ बता दिया है। सेकंड क्या हमारा कारक है, दूसरा मेरा कारक ये लिखा, सामाजिक दशाओं के कारण सुधार, यानी कुछ सामाजिक दशाएं ऐसी थी इसमें सुधार किए गए। वो कौन कौन से थे हमारे, जैसे धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ, वे कौन कौन से कारक थे, क्या क्या थे धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों एवं सांस्कृतिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। ठीक है, हिंदू समाज बुराइयों, बर्बरता एवं अंधविश्वासों से ओतप्रोत था। पुरोहित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थे तथा जन सामान पर विभिन्न कर्मकांडों और निरर्थक धार्मिक कृत्यों की सहायता से वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। ठीक है, उन्होंने शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों को अपना विशेषाधिकार बताया। ब्राह्मण लोगों की बात हो रही है, लिखा है, तथा इनकी सहायता से जन सामान्य के मन मस्तिष्क में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा की गई। यानी ये हमारे ब्राह्मण लोगों को बताया जा रहा है, जो जन सामान्य लोग थे वो 19वीं सदी में कैसे रहते थे, क्या कारण है हमारा, कि हमें सामाजिक सुधार करना चाहिए उस समय का। फिर और क्या दिया गया हमारा, जैसे लिखा महिलाओं की दयनीय दशा, यानी किसमें हमें सामाजिक सुधार करने चाहिए। एक तो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ कैसी थी वो बता दिया गया, और महिलाओं की दयनीय स्थिति क्या थी, बोला जाए भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इतनी ही दयनीय थी। भारतीय समाज व्यवस्था में इतनी ही दयनीय थी। समाज में सबसे निम्न स्थिति स्त्रियों की थी। लड़की का जन्म अपस्कुन, उसका विवाह बोझ व वैधव्य श्राप समझा जाता था। अच्छा, लिखा है, जन्म के पश्चात बालिका की हत्या कर दी जाती थी। बाल विवाह समाज की एक अन्य कुरीति थी। बहुविवाह प्रथा समाज में व्याप्त थी तथा बंगाल में कुलीनवाद के अंतर्गत यहाँ तक कि वृद्ध व्यक्ति बेहद कम उम्र की लड़की से विवाह करता था। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन अत्यंत दयनीय एवं संघर्षपूर्ण था। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे बलपूर्वक सती की चिता में जलने को बाध्य किया जाता था। इसे सती प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये हमको बताया जा रहा है कहाँ हमको सुधार करना चाहिए। जैसे हमारा ये तो भारत की दयनीय दशा उस समय की क्या थी हमारी। जैसे लिखा है, राजा राम मोहन राय ने इस शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी। अब राजा राम मोहन राय क्या बोल रहे हैं, जो ये शास्त्र है सती प्रथा का, बोल दिया जा रहा है शास्त्र की काट में हत्या की संज्ञा दी। लिखा है, सौभाग्यवश यदि कोई स्त्री इस क्रूर प्रथा से बच जाती थी तो उसे शेष जीवन अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न एवं दुख में बिताने के लिए बाध्य होना पड़ता था। देखो, पहले तो क्या बोला गया कि हमको किसमें यानी सुधार करने की ज़रूरत है। एक मेरा सामाजिक और आर्थिक सुधार हो गया। आर्थिक सुधार उस समय का क्या क्या है, किसमें सुधार करना है, ये पहले तुमको बताया जा रहा है। तभी तो पता चलेगा कि मुझे क्या सुधार के बारे में पढ़ना है। एक धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के बारे में सुधार करना, और महिलाओं की जो उस समय की जो स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें राजा राम मोहन का जिक्र किया गया है। राजा राम मोहन ने बोला है कि ये क्या है, जो ये शास्त्र की आड़ में हत्या की जा रही है, ये बोला क्या आया है। ठीक है, अगर मान लो कोई बच भी जाती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा उसका अपमान किया जाता था, तिरस्कार किया जाता था, और उत्पीड़न एवं दुख में बिताने यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको दुख दिया जाता था, और कुछ भी नहीं दिया जाता था। दूसरा क्या है, जातिगत भेदभाव की समस्या। और क्या था, जातिगत भेदभाव की समस्या थी।
क्या थी? जातिगत भेदभाव की समस्या। उस समय इसमें क्या था? इसमें क्या बताया जा रहा है? देखा, जाति प्रथा भी समाज की एक महत्वपूर्ण बुराई थी। वर्ण या जाति का निर्धारण वैदिक कर्मकांडों के आधार पर होता था। इस जाति व्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर अनुसूचित जाति के लोग थे। नॉर्मल सी बात है, ये जाति व्यवस्था की बात की जा रही है हमारी, कि जाति व्यवस्था के साथ क्या होता था। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। जैसे बोला, जाति प्रथा भी समाज की एक महत्वपूर्ण बुराई थी। वर्ण या जाति का निर्धारण वैदिक कर्मकांडों के आधार पर होता था। इस जाति व्यवस्था का सबसे निचली पीढ़ी पर अनुसूचित जाति के लोग थे, जिन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। यानी हेय दृष्टि से देखा जाता था। जिन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा अछूत माना जाता था। इन अछूतों या अस्पृश्यों की संख्या पूरी हिंदू जनसंख्या का करीब 20% से भी अधिक। ये बोला जा रहा है, जो ये छुआछूत मनाया जाता था, जितनी हमारी हिंदू की जनसंख्या, उसका 20% ये हमारा था। और क्या बोला जा रहा है? हमारा 20% से अधिक थी। अस्पृश्य भेदभाव एवं अनेक प्रतिबंधों के शिकार थे। ठीक है। इन व्यवस्था ने समाज को कई वर्गों या समूहों में विभक्त कर दिया। आगे चलकर यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास का महत्वपूर्ण बाधा सिद्ध हुई। ये फ्यूचर की बात बताया जा रहा है। जो ये लोग विभक्त हो गए थे, जाति यानी इनकी समूह अलग अलग विभक्त हो गए थे, आगे चल के क्या हो रहा था? बाधा डाल रही थी। राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास में महत्वपूर्ण बाधा सिद्ध हो रही थी। यह भी देखा गया कि जातिगत चेतना विशेष रूप से विवाह से संबंध में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के बीच भी मौजूद थी। यानी इन लोगों के बीच में भी जो विवाह के संबंध है, इन लोगों के बीच में भी ऐसी देखी जा रही थी, क्योंकि उन्हें भी अस्पृश्यता का अनुसरण किया था, लेकिन कम उग्र रूप से। यानी जितना हमारा हिंदुओं का था उससे भी कम। और कम क्या था? मुसलमानों, सिख, इन लोगों, ईसाइयों, इन लोगों की जाति प्रथा ये मौजूद थी। देखा, वर्ग चेतना ने धीरे धीरे अन्य संप्रदायों के लोगों को हिंदुओं से पृथक करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। जो ये वर्ग चेतना थी ना, ने धीरे धीरे अन्य संप्रदायों के लोगों को हिंदुओं से पृथक करना आरंभ कर दिया। कालांतर में हिंदू समाज भी इस जाति व्यवस्था में कई अन्य क्षेत्रों में विसंगतियां व कठिनाइयां पैदा की। अस्पृश्यता की कुरीतियों ने इस वर्ग के लोगों को समाज से लगभग पृथक कर दिया। देखा, मानव सभ्यता एवं प्रतिष्ठा पर यह कुरीति एक सर्वनाक धब्बा था। देखो, हमारा ये बोला जा रहा है, देखो सामाजिक दशाएं, यानी दशाओं के क्या क्या कारण थे, यानी जो हमारा सामाजिक सुधार करना होगा, इसके लिए क्या क्या हमारे कारण। पहला मैंने पढ़ा कि धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां क्या क्या थी उस समय। और फिर लिखा है महिलाओं की दयनीय स्थिति उस समय क्या थी। उसमें से एक राजा राम मोहन राय का नाम मैंने पढ़ा, और दूसरा था मेरी जाति भेदभाव की समस्या। जाति भेदभाव की क्या समस्या थी, इसके बारे में पढ़ा मैंने। उसमें से ज़्यादा कुरीतियों के बारे में, कैसे लोग अलग होने लगे, कैसे लोग छुआछूत मना रहे थे, इन सब के बारे में बताया गया है। अब क्या है? देखो, एक मेरा कारक क्या है? पहला कारक हमने पढ़ा था ब्रिटिश शासन का प्रभाव। दूसरा कारण हमने पढ़ा सामाजिक दशाओं के कारण सुधार। यानी सामाजिक दशाएं क्या थी, इस वजह से सुधार, जिसमें से मैंने पढ़ा है कि धार्मिक और राजनीतिक कुरीतियां क्या थी, यानी महिलाओं की दयनीय स्थिति क्या थी, और दूसरा मैंने जातिगत भेदभाव की समस्याएं क्या क्या थी, इसके बारे में किया है। अब तीसरा पॉइंट हमारा रहा। तीसरा पॉइंट ये बोला पश्चात संस्कृति का विरोध। बोला जाए, भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना के पश्चात देश में अंग्रेजी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार हेतु सुनियोजित प्रयास किए गए। शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण ने भी लोगों के विचारों को प्रभावित किया। इन नवीन विचारों के विक्षोभ ने भारतीय संस्कृति में प्रसार की भावना उत्पन्न की तथा ज्ञान का प्रसार हुआ। मान लो ये लोग अपनी अपनी संस्कृति ये क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे हैं, बढ़ा रहे थे। जो भारतीय लोग थे हमारे,
जो भी भारतीय लोग थे अब वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी संस्कृति बचाने के लिए प्रसार कर रहे हैं। प्रसार की भावना इनके अंदर आ गई कि हमारी प्रसार की भावना है। ये मेरा क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। इस वजह से सामाजिक सुधार किया गया। दूसरा क्या है, प्रबुद्ध भारतीय में नवीन जागृतियाँ, यानी कौन कौन सी भारतीय प्रबुद्ध में नवीन जागृतियाँ थी, कौन कौन सी देखा। आधुनिक पश्चात संस्कृति एवं विदेशी शक्तियों को पराजित करने की चेतना ने जागृत की नई किरण फैलाई। ठीक है, धीरे धीरे यह चेतना जागृत होने लगी कि भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में दुर्बलता के कारण भारत जैसा विशाल देश मुट्ठी भर विदेशियों के हाथों में चला गया। यह भी महसूस किया जाने लगा कि भारत सभ्यता की दौड़ में काफ़ी पिछड़ गया है। इस सोच ने एक प्रतिक्रियावादी स्वरूप का जन्म लिया। अच्छा, इस समय कुछ पश्चात शिक्षा प्राप्त बंगाली नवयुवकों ने इस सोच से अभिप्रेरित होकर की गई सभ्यता एवं विकास में काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है। प्राचीन मान्यताओं एवं मूल्यों पर कठोराघात किया तथा मांस एवं शराब के सेवन जैसे खान पान ने पश्चात तरीकों को अपना लिया, जिससे यह अवश्य परिलक्षित होने लगा कि शायद भारतीय समाज अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद के उफान ने भारत की सामाजिक आर्थिक संस्थाओं को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। इन कारकों ने शीघ्र ही पुनर्जागरण की प्रक्रिया के उद्भव एवं विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। विभिन्न कारकों यथा राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास, नई आर्थिक शक्तियों का प्रभुदय, शिक्षा के प्रसार, आधुनिक पश्चात मूल्यों एवं संस्कृति के प्रभाव तथा विश्व समुदाय तथा सशक्त करने की सोच ने सुधार के मार्ग में सशक्त किया। हमारा बोल रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है प्रबुद्ध भारतीयों की नवीन जागृतियाँ, यानी कैसे कैसे नए जागृति लोग यहाँ आए। जैसे इसमें ये बोला जा रहा है, जो हमारे ब्रिटिश लोग थे, पश्चात संस्कृति थे, हमारे भारतीय लोग पश्चात संस्कृति अपनाने लगे थे। मांस हुआ, ये मांस, मदिरा यानी दारू, ये सब क्या लोग इसका सेवन करते जा रहे थे। तो भारतीय लोगों को ये महसूस हुआ कि मेरी संस्कृति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इनको संकट लगा कि हमारी भारतीय संस्कृति पर ये संकट आ रहा है। और कौन कौन से कारण थे, और कौन कौन से, जैसे लोगों के यानी राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास हो रहा था। 19वीं सदी में राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। और नई आर्थिक शक्तियों के अभ्युदय, नई आर्थिक शक्तियों का क्या हो रहा था, अभ्युदय हो रहा था। और शिक्षा का प्रसार कराना चाह रहे थे। आधुनिक पश्चात मूल्य एवं संस्कृति के प्रभाव एवं विश्व समूहों को सशक्त कराने की सोच ने सुधार के मार्ग को प्रशस्त किया। यानी क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये बताया जा रहा है हमारा। ठीक है, और क्या लिखा है, भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधारों की जो प्रक्रिया आरंभ हुई वह उपनिवेशी शासन की उपस्थिति का ही प्रभाव था। लेकिन कहीं भी उपनिवेशी शासकों ने इसे प्रारंभ नहीं किया। ये अच्छा है, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी के मेंस का ये क्वेश्चन बन सकता है। बोला जा रहा है भारत के 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधारों की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, ये हमारी जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह उपनिवेशी शासन की उपस्थिति का ही प्रभाव था। लेकिन कहीं भी उपनिवेशी शासकों ने इसे आरंभ नहीं किया। यानी स्टार्टिंग हमारे भारतीयों ने किया था, स्टार्टिंग जो हमारी है भारतीयों ने किया था। कहीं भी अंग्रेजों ने इसे शुरुआत करने की कोशिश नहीं की थी। ये हमारा मेंस का एक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से क्या है हमारा सुधार की भावनाओं,
सुधार की भावना को बल देने के वाले क्या क्या हमारे कारण थे। चलो मैं 2 मिनट के अंदर इसे रिवीजन कर लूँ। पहला क्या क्या कारक था कि हमारा ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा, हमारे भारतीय संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ा, ये बताया गया है। और दूसरी बात, मान लो ये लोग आए थे, इनका क्या प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति और हम लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, ये बताया गया। दूसरा पॉइंट हमारा था सामाजिक दशाओं के कारण सुधार, यानी ऐसे क्या क्या हमारे सामाजिक दशाएं थी जिनके कारण क्या किया गया, सुधार किया गया। जैसे हमारा दिया गया था धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ। हमारे समाज में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं थी, कौन कौन सी ऐसी कुरीतियाँ थी जिसे हमें क्या करना जरूरी था, सुधारना जरूरी था। और फिर बोला गया महिलाओं की दयनीय स्थिति, हमारी महिलाओं की दयनीय स्थिति क्या थी, इसके बारे में बताया गया है। इसको भी हम सुधार करेंगे, ये बताया गया है। दूसरा क्या है, हमारी प्रकृति भेदभाव की समस्या, हमारे जो जातिगत भेदभाव की क्या क्या समस्याएं थी, एक ऐसे हमारे समाज में जातिगत भेदभाव की समस्या बढ़ती जा रही थी। और फिर इसके बाद में पश्चात संस्कृति का विरोध, हमारा पश्चात संस्कृति का विरोध क्यों किया गया, क्या था विरोध में। और फिर लिखा प्रबुद्ध भारतीयों ने नवीन जागृतियाँ क्यों आई, कैसे आए। फिर और भी जैसे अन्य कारक बताए गए कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है हमारा। जैसे मेरा राष्ट्रीय भावनाओं यानी अंदर के राष्ट्रीय भावनाएं जो थी उनका विकास हो रहा था, और भी नई आर्थिक शक्तियाँ उनका उदय हो रहा था, उद्भव हो रहा था। और शिक्षा के प्रसार, ये लोग शिक्षा का प्रसार चाह रहे थे, बोल रहे थे शिक्षा का प्रसार कीजिए। और आधुनिक जो भी ऐसे मूल थे जो हमारे भारतीय संस्कृति के लिए अच्छे हैं, उनको अपनाने की बात की जा रही थी। और लास्ट में ये बोला गया जो 19वीं सदी में जो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार हुए हैं वो कोई अंग्रेजों ने नहीं किया है, ये भारतीयों के द्वारा किया गया है, कभी भी अंग्रेजों के द्वारा प्रयास नहीं किया गया है। ये मेरा पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक मैं इसके बाद वाली वीडियो में करवाऊंगी। जैसे क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है सुधार का सामाजिक एवं विचारात्मक आधार। सुधार का सामाजिक एवं विचारात्मक आधार क्या क्या थे हमारे, जैसे इसमें मध्यम वर्ग का आधार क्या था हमारा, बौद्धिक कटौतियाँ क्या क्या थी हमारी, और सुधार आंदोलन की 2 धाराएं कौन कौन सी थी, ये आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और बता देना कि और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच।